स्टार्ट किए हुए हैं, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और मैं अभी आपको एवोल्यूशन की डिफरेंट थ्योरी को बता रहा हूँ। इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे जो है म्यूटेशन की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी और लैमार्क की थ्योरी एक दूसरे से वेरी करती हैं। इसमें बार बार एक वर्ड आता है वेरिएशन, तो मैं आपको वेरिएशन को समझा रहा हूँ कि जब हम बोलते हैं कि वेरिएशन ऑपरेशनल हो गए तो उसका मतलब क्या है। वेरिएशन में पोटेंसीज होती है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जब उनके कंपैटिबल माहौल मिले तब। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जो है आप मेरे वीडियो को अगर आप इसे कंटेंट को पसंद करते हैं, अगर आपको नीट और एम्स से रिलेटेड प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे हर न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले, आप सिस्टमेटिकली इसे पढ़ पाएँ, आप सिस्टमेटिकली वीडियो को देख पाएँ। इसी वजह से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है और मैं स्ट्रिक्टली हर वीडियो को प्लेलिस्ट से अटैच करता हूँ, ताकि आप टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इन प्लेलिस्ट पे जाके जैसे क्लासरूम की स्टडी में आपको बेनिफिट मिलती है वैसे आप यहाँ बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, जो कि आना ही चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने जान पहचान के पीयर्स ग्रुप में आप इसे जो है सर्कुलेट करिए, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान पाएँ और इसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था वेरिएशन का। मैंने एक पेरेंट्स और उनके 4 बच्चों की कहानी सुनाई, जिसमें मैंने बताया कि एक स्पोर्टमैन है, एक में स्पोर्ट की कैपेबिलिटी है जैसे क्रिकेट की, दूसरे में कैपेबिलिटी है जैसे कि स्टडी की, तीसरे में कैपेबिलिटी है जैसे कि म्यूजिक की, चौथे में कैपेबिलिटी जैसे कि फोटोग्राफी की। अब आपको जैसे मैंने ये बताया कि देखो अब क्या हुआ कि जब अलग अलग टाइम कैसे एनवायरनमेंट असर डालता है, ये बात आपको समझाऊं। कैपेबिलिटी तो सब में है, हर कोई अपने आप में यूनिक है और उसका टैलेंट दूसरे से कम नहीं है। जैसे मान लो कि अगर हम इसे हिस्ट्री में लेके चले ना तो आपको बात ज़्यादा रिलेवेंट लगेगी। जैसे मान लो ये दौर होता 50-60 का दौर होता, तो उस समय क्या था कि जो जॉब थी, जो वर्क था, एक्चुअल में आपके टैलेंट का मतलब क्या है ज़िंदगी में, आपका कोई टैलेंट को कैसे लोग उसे, सोसाइटी उसे कैसे वैल्यू देती है, कि उसका मटेरियल एस्पेक्ट क्या है, मतलब कि आप उस टैलेंट से कितने पैसे कमाते हो, कौन सी जॉब पाते हो, कौन सा मटेरियल गुडनेस आप खरीद सकते हो। जब आप कोई जॉब पाओगे, जब आप पैसे अर्निंग करोगे तभी तो आप खरीद पाओगे। तो अब देखो उस दौर में भी जब लोग पैदा हो रहे थे 70 का दौर में, 60 के दौर में, तो ऐसा नहीं है कि लोगों को शौक नहीं रही होगी फोटोग्राफी की, लोगों को शौक नहीं रहा होगा क्रिकेट का, लोगों को शौक नहीं रहा होगा सिंगिंग का, लेकिन उस समय जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी सर्कल में थी, पढ़ने लिखने में थी। क्योंकि जो पढ़ता लिखता था, जो क्लास में टॉपर होता था, उसे अच्छे प्लेसमेंट मिल जाते थे, उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी, उसकी लाइफ सेट होती थी और बाकी लोग नालायक होते थे, सो कॉल्ड। मतलब ऐसा पेरेंट्स मानते थे ना कि सब बेकार हैं, ये वाला अच्छा है, दूसरे नंबर वाला। तो हुआ क्या कि उन चारों में से उस दूसरे नंबर वाले की वेरिएशन काम आ गई, क्योंकि बाहर का माहौल पढ़ाई लिखाई का था। तो यही है ना कि रिसोर्स में कौन जो है, जैसे डार्विन की थ्योरी में हम क्या कर रहे हैं कि कंपटीशन होगा। अब उस समय जब कंपटीशन होगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा होगा, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसके पास टैलेंट है, किस चीज़ का टैलेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके पास टैलेंट है एजुकेशन का, उसके लिए माहौल अच्छा है, क्योंकि बाहर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही माहौल है, तो उसको उसमें बेनिफिट मिलती है और वो जो है वहाँ चैंपियन बन जाता है, वो वहाँ अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, अब इसके बाद टाइम बीतता है, समय बीतती है, कुछ समय बाद जो है प्राइवेट चैनल के दौर आते हैं,
और अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। ठीक है, तो नहीं, उसके बाद जो है दौर आता है 90s का दौर आता है। तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद लोग क्रिकेटरों को भी रिस्पेक्ट से देखने लगते हैं, क्रिकेट में पैसे गिरने लगते हैं। तो लोग चाहते हैं कि अगर लड़का क्रिकेटर बन जाए तो वो कोई भी पढ़ी लिखी नौकरी से ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो अब वही 4 लड़के होंगे, तो आप देखिए ना, जो नंबर 1 वाला लड़का है, नंबर 1 पोजीशन का लड़का है, जिसमें क्रिकेट की जो है वेरिएशन है, वो उसका उसका टैलेंट अब काम आएगा, क्योंकि बाहर के माहौल खेल वाला है। तो वहाँ जो कंपटीशन होगा, जिसने पढ़ने लिखने में अपनी समय बिताई, अब उसके लिए उतना अच्छा माहौल नहीं है। अब माहौल उसके लिए अच्छा है जो खेलता अच्छा है, क्योंकि ये क्रिकेटर आप देखो ना, उस दौर में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली और गावस्कर, ये सारे क्रिकेटर हुए जो उस समय फेरारी कार खरीदते थे। तो हर एक जो स्टूडेंट होता था उसके शौक में होता था क्रिकेटर बनूंगा, ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, उनकी देखी देखा वो ऐसा सोचते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्रिकेट की जो कैपेसिटी थी, क्रिकेट का जो उसमें टैलेंट था, जो उसकी वेरिएशन थी, उस वेरिएशन के लिए माहौल मिल गया, वो ऑपरेशनल हो गई। कुछ समय और बीते और फिर इसके बाद इंडियन आइडल आने लगा, वो टैलेंट हंट शो आने लगे टीवी पे, जिसमें जो है कंटेस्ट, जो लोग कंटेस्ट करते थे उसमें से कुछ को सेलेक्ट किया जाता था जो प्लेबैक सिंगर बन गए। तो पहले जो लोग गाना जो है ऐसे फ्री में महफिलों में गाया करते थे, जिसे लोग मजनू समझते थे, अब वो इंडियन आइडल में गाने लगा और वो सेलिब्रिटी बन गया। तो क्रिकेट में स्कोप तो 11 प्लेयर का था, यहाँ तो उससे ज़्यादा का था। तो अब उसकी उसकी वेरिएशन भी ऑपरेशनल हो गई। समझे इस बात को। ऐसे ही कुछ समय और बीता और फिर इसके बाद सेल्फी वेल्फी का ज़माना आ गया, यूट्यूब का ज़माना आ गया। तो लास्ट वाला यूट्यूबर बन गया और उसने सबको मात दे दी। समझे इस बात को। तो एक चीज़ आप देखो, कोई भी टैलेंट बुरा नहीं है, एक्चुअल में बात ये है कि बाहर माहौल कैसा है। अगर माहौल आपको मिलता है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी, जिसको हम अपने कॉमन सेंस में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, उसको हम बोल रहे हैं एनवायरनमेंट बायोलॉजी के टर्म में। कि एक्चुअल में अगर अपॉर्चुनिटी ना हो, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ने लिखने वाला आदमी सोमालिया में हो, तो क्या करेगा, वहाँ तो सिर्फ डकैती और वो बंदूक चलाने का और लूट मार करने का उसका स्कोप है ना। आप वहाँ क्या कर लेंगे। अगर कोई जो है फोटोग्राफर या कोई जो है म्यूजिक वाला अफगानिस्तान में फंस गया तो क्या करेगा, वहाँ तो तालिबान वाले जो है म्यूजिक पे ही बैन किए रहेंगे, तो बेकार है ना। तो इसीलिए आप देखिए ना, मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी जो होती है, जो आज की प्रेजेंट वर्ल्ड में जो डेवलप वर्ल्ड है, जैसे यूरोपियन वर्ल्ड है, वहाँ उन्हें डेवलप क्यों मानते हैं, क्योंकि हर तरीके की जो वेरिएशन इंडिविजुअल में होती है सबके लिए फील्ड है, वहाँ हर चीज़ के लिए फील्ड है। आप अच्छा खाना बनाते हैं, मैकडोनल्ड में खाना बनाइए, KFC सीरीज खोल लीजिए, समझे। होटल मैनेजमेंट भी अच्छा है, हमारे यहाँ नहीं अच्छा, क्योंकि उसमें पैसा नहीं, पैसा मिलने लगेगा ना तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में उसका माहौल नहीं चल रहा है। और देखो, और उन कंट्री में कोई भी जो काम जो हमारे यहाँ इन्फीरियर माना जाता है, उनके यहाँ वो क्या है, वो भी एक वर्क है, वो काम भी अच्छा चल रहा है। समझे। तो होता ऐसा है, जैसे मान लो इस बात को बायोलॉजी में ऐसे समझो कि जैसे कैमल है, अब अगर डेजर्ट का माहौल है, डेजर्ट वैसा ही माहौल है जैसे डेवलपिंग कंट्री का माहौल है, कि एक जैसी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ तो वही सरवाइव करेगा जो पानी को बचा लेगा। बाकी तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है ये सब छोड़ो, पानी में नहीं जी सकते तो तुम बेकार हो, तुम यहाँ रह ही नहीं सकते। तो डेजर्ट में एक तरीके के लोग जीते हैं। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या उस तरीके का जहाँ हाई बायोडाइवर्सिटी वाला जो हैबिटेट है, वहाँ क्या फ़ायदा है, वहाँ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है। तुम कम पानी में या ज़्यादा पानी में, तुम पूरे पानी में रहते हो, ज़मीन पे रहते हो, पेड़ पे रहते हो, चाहे जैसे रहते हो, घास के मैदान में रहते हो, हर तरीके का हैबिटेट अवेलेबल है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ग्रो करते हैं। समझे। यानी सबकी जो वेरिएशन है वो क्या हो जाती है, ऑपरेशनल हो जाती है, क्योंकि बाहर का माहौल मिलता है। अब लैमार्क ये बोल रहा था
कि एनवायरनमेंट ने असर डाला, जिसकी वजह से कैमल ने वाटर कंजर्व करने की प्रॉपर्टी बनाई। और डार्विन ये बोल रहा था कि वाटर को कंजर्व करने की प्रॉपर्टी पहले से एनिमल्स में थी। कैमल के जो एंसेस्टर जहाँ रहते थे वहाँ पे कई और मैमल रहते थे, लेकिन वाटर को कंजर्व करने की प्रॉपर्टी पहले से इनबिल्ड कैमल के एंसेस्टर में थी, बाकी में नहीं थी। अब वहाँ क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा पड़ गया। जैसे हर डेजर्ट में पहले जो है वो हमेशा से डेजर्ट नहीं है। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल, ये टॉपिक आपको बताया जाएगा, बताऊंगा मैं ही, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो बहुत सारा जो सहारा डेजर्ट आज जहाँ है वो कभी पानी के अंदर भी वो डूबा हुआ इलाका था, तो कभी ऐसा भी था ना कि वहाँ ऐसे भी एनिमल रहे होंगे जब वहाँ पानी की कमी नहीं थी। तो वहाँ ऐसा हुआ, अकॉर्डिंग टू डार्विन, वहाँ ऐसा हुआ कि वहाँ के माहौल में पानी अचानक से कम होने लगा। जब पानी कम होने लगा तो जिसके अंदर पानी को कंजर्व करने वाली कैपेसिटी थी उसके जीन ऑपरेशनल हो गए और बाकी के जीन जो है वहाँ यूजलेस हो गए। इसीलिए ये यूजफुल और यूजलेस वर्ड यूज कर रहा है। वेरिएशन में वो यूजफुल और यूजलेस, और वो पहले से है, ये बात उसे कॉन्टिन्यूस वेरिएशन बनाती है, क्योंकि वो पॉपुलेशन में पहले से होती है, बस ऑपरेशनल नहीं होती है। ठीक है, मेरी बात अब समझ पा रहे हो आप? तो अब वो कैमल के एंसेस्टर के लिए तो वो फेवरेबल कंडीशन हो गई और बाकी के लिए नहीं। तो वो रिसोर्स को अच्छा यूज कर पा रहा था, तो धीरे धीरे बाकी लोग इंस्टिंक्ट हो गए, वो वहाँ से फेडेड आउट हो गए और जो कैमल है वो वहाँ इस्टेब्लिश हो गया। तो आज की डेट में जब हम किसी डेजर्ट के एरिया में जाते हैं तो जीरोफिटिक एडाप्टेशन वाले जितने ऑर्गेनिज्म हो वो हमें दिखते हैं। वो रातों रात नहीं आए हैं, अकॉर्डिंग टू डार्विन वो नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस से वहाँ स्टेबल हो पाए हैं, क्योंकि उनके बॉडी की कैपेबिलिटी माहौल के हिसाब से बहुत स्टेबल थी। वो तब तक वहाँ रहेंगे जब तक उनका वेरिएशन और माहौल का जो रिक्वायरमेंट है दोनों में मैचिंग रहेगी। माहौल बदला, माहौल का मतलब एनवायरनमेंट, मैं माहौल बोल रहा हूँ मीन्स एनवायरनमेंट। आपको कल एनवायरनमेंट मैंने समझाया था पिछले प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप नए देख रहे हैं तो आप एक बार वहाँ जाके देखिए कि एनवायरनमेंट में बायोटिक एबायोटिक दोनों चीज़ होता है, और एनवायरनमेंट का एक छोटा पार्ट आपका एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो जब वहाँ माहौल चेंज होगा तो माहौल को चेंज होने पे वहाँ जो है ऑर्गेनिज्म का फ्लोरा और फौना फिर से बदलेगा, वो हमेशा नहीं रहेगा। इस चीज़ को आपको बताया जाएगा इकोलॉजी में, उसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशंस बोलते हैं। वो फिर से वो कम्युनिटी चेंज होती है। कम्युनिटी क्लाइमेक्स तक तभी तक रहती है जब तक जो है वहाँ का माहौल स्टेबल ना हो जाए, एनवायरनमेंट स्टेबल ना हो जाए, वो वहाँ सेचुरेट ना हो जाए। ठीक है, तो ये था डार्विन का नज़रिया। अब म्यूटेशन में ह्यूगो डी वरीज ये बोल रहे थे कि एक्चुअल में ये बात नहीं हुई। बात ये हुई कि सारे ऑर्गेनिज्म थे और कैमल जैसे एंसेस्टर एक दिन जो है उनमें म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने से अचानक से जब उनमें म्यूटेशन हुआ तो वो म्यूटेशन इस माहौल के लिए बहुत हेल्पफुल था। मतलब ये डबल कोइंसिडेंस की बात कर रहे हैं कि माहौल में पानी कम हो रहा था और कुछ में म्यूटेशन हो गया, और संयोग से उनका म्यूटेशन कम पानी को में बचने के लिए था, इस वजह से वो वहाँ सरवाइव कर गए। तो इनके हिसाब से म्यूटेशन एक चांस की बात है, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। अब इनके साथ गड़बड़ी ये है कि डेजर्ट में एक नहीं बहुत सारे प्लांट रहते हैं, बहुत सारे एनिमल रहते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ के जितने भी एनिमल हैं, प्लांट हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, जैसे स्कॉर्पियन रहता है, ठीक है, या दूसरे इंसेक्ट रहते हैं, वो सारे के सारे जो है सब में पानी को कंजर्व करने की वो है। तो क्या सब में चांस की बात थी कि सब में म्यूटेशन हुआ एक साथ, जबकि म्यूटेशन खुद प्रेडिक्टेबल नहीं है। मतलब ऐसा चांस 1, 2, 3 में कोइंसिडेंस हो सकता था ना। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में एक साथ कोइंसिडेंस कैसे होगा कि सब में एक जैसा ही माहौल आया कि सब पानी को कंजर्व करें। इस वजह से
लेमार की थ्योरी इन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इन बातों को वो कतई एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस बोलते हैं। जैसे जितने एक्वेटिक एनिमल हैं उन सब की बॉडी में स्ट्रीमलाइन एडाप्टेशन होता है, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, वो पानी में तैरने के लिए उनके बॉडी में कोई न कोई फ्लिपर जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो क्या सब में म्यूटेशन हुआ? जब म्यूटेशन प्रिडिक्टेबल नहीं है तो सबका एक ही डायरेक्शन में कैसे हुआ? इस वजह से ह्यूगो डीवरीज खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब यहाँ आके मामला फंस गया। फिर से लोग डार्विन की तरफ देखे, डार्विन सही तो कह रहा। जैसे जिराफ वाले एग्जाम्पल में लें तो यहाँ जिराफ वाला एग्जाम्पल क्या बोलता है, जिराफ वाले एग्जाम्पल को लें कि घास खत्म हो गई, घास खत्म होने से एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो इसने अपनी गर्दन को ज़्यादा यूज करना शुरू किया, जिससे एक्वायर्ड कैरेक्टर को गेन किया, उसका इनहेरिटेंस किया, नया जिराफ बन गया। बाद में पता चला कि जो अगर गर्दन को यूज करके उतनी तो लंबाई बढ़ नहीं सकती, और अगर बढ़ भी जाए तो वो अगले जनरेशन में जा नहीं सकती थी। ये तो गए, एनवायरनमेंट के असर से कोई चीज़ नहीं डेवलप होती है। यहाँ क्या बोला गया, यहाँ ये बोला गया कि वो कैपेसिटी पहले से है, जब कंपटीशन होता है तो वो ऑपरेशनल हो जाती है और उसकी वजह से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन वेरिएशन का नेचुरल सिलेक्शन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं था। प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि इनसे पूछा गया कि ये वेरिएशन क्यों होते हैं, क्यों ऑर्गेनिज्म में इतने सारे वेरिएशन होते हैं जब उनका यूज ही न है। जैसे इसने बोला कि यूजफुल का नेचुरल सिलेक्शन होता है, अगली जनरेशन तक जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन, जो इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारा वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, आपका थर्ड लास्ट वाला मोलर टीथ है, आपकी आईज में छोटी सी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, आपके बॉडी पे बहुत सारे हेयर हैं, मेमोरी ग्लैंड है, ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारा जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो क्या कर रहा है, अगर इनका नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर इसे तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ यूजफुल का होना चाहिए था और वो पहुंचनी चाहिए। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों जो है अगली जनरेशन तक कैरी हो रहे हैं, जबकि ये यूजफुल नहीं है? इनसे कंपटीशन में क्या हेल्प मिली होगी? इवन कुछ एक ऑर्गेनिज्म में कुछ एक चीज़ें जो है वो तो उनका ग्रोथ तब भी हुआ जब वो हार्मफुल थे। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि जैसे स्टैग, जो बारहसिंगे की कई सारी स्पीसीज है जिनमें उनके एंटलर, जो सींग होती है वो इतनी बड़ी थी कि वो अक्सर झाड़ियों में फंस जाती थी, प्रेडेटर उसे खा जाता था, तब भी वो कैरेक्टर लगातार बढ़ता रहा, तो वो तो यूजफुल नहीं था। तो ये जो बात की यूजफुल वेरिएशन का सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन होता है, ये इस बात में कुछ इनकम्प्लीटनेस था, कुछ जो है यहाँ ड्रॉबैक थी, कुछ अनएक्सप्लेन चीज़ थी। दूसरी थी कि सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन बिल्कुल नहीं बता पाए। इनकी कंपैरिजन में म्यूटेशन थ्योरी में क्या प्रॉब्लम थी, म्यूटेशन थ्योरी कह रही थी कि जिराफ जो है ना उसमें अचानक से उसकी गर्दन बढ़ गई और ऐसा म्यूटेशन कर सकता है, और जब उसकी गर्दन बढ़ गई तो वो चीज़ इनहेरिटेबल था, और संयोग ऐसा हुआ कि जब उसकी गर्दन बढ़ी तभी जो है वहाँ उसे पेड़ों पे पत्तियाँ खाने का मौका मिला और उसने उसे सर्वाइवल दिलाया और वो एक नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई। अगर ये ऐसा इसके साथ हो सकता था तो ये एक्सप्लेन वहाँ नहीं कर पाता है कि डेजर्ट में जब एक जैसा एडाप्टेशन बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, जिसको कल मैंने आपको बताया था एडॉप्टिव रेडिएशन, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में सारे मार्सूपियल में एक जैसा एडाप्टेशन है, डेजर्ट में रहने वाले सारे ऑर्गेनिज्म में एक जैसा एडाप्टेशन है, पानी में रहने वाले सब में एक जैसा एडाप्टेशन है, सारी बर्ड्स में एक जैसा एडाप्टेशन है, ठीक है। सारे घास के मैदान में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में एक जैसा एडाप्टेशन है, यानी हैबिटेट के अकॉर्डिंग एडाप्टेशन होता है, और ऐसा तभी होगा जब कोई हैबिटेट के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन हुआ हो। तो नेचुरल सिलेक्शन को नकार नहीं पाए, म्यूटेशन भी एविडेंस था, इसको भी नहीं नकार पाए। तो अब हमें क्या करना पड़ा कि नई थ्योरी बनानी पड़ी। तो देखो ये तो पूरा गलत हो गए क्योंकि इनका एविडेंस नहीं था। अब हमारे पास दो लोग रह गए, एक ये म्यूटेशन थ्योरी हो गई, एक ये डार्विन थ्योरी हो गई। डार्विन के कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का
आधार नहीं मिल रहा था, बेसिस नहीं मिल रहा था कि ये कैसे होती है। तो ये काम मेंडल बाबा ने कर दिया। मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो रूल था, या यूं बोलें कि रिकॉम्बिनेशन ने ये चीज़ बता दी कि ये पॉसिबल है। रिकॉम्बिनेशन से ये वेरिएशन पॉसिबल है, ये वेरिएशन आ सकती है। तो इस बात का जवाब मिल गया कि इंडिविजुअल में कैसे ये वेरिएशन आते हैं। यहाँ म्यूटेशन थ्योरी में कुछ कमी थी, तो डार्विन के बाद मेंडल के बाद जो लोग थे, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, इसने बताया कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही ऑर्गेनिज्म के म्यूटेशन की बात करें, बल्कि ये जो चीज़ होता है ये पॉपुलेशन में होता है। यानी आप पॉपुलेशंस को बेस बनाइए जेनेटिक्स में, जिसे हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोलते हैं, जिसे मैंने आपको बताया था जीन पूल। जैसे आपको ह्यूमन में ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल बताया था, तो इसमें कई सारे म्यूटेंट जीन एक साथ एक पॉपुलेशन में कॉमन जीन पूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो जीनोम की बात करता है, लेकिन ये जीन पूल की भी बात करता है। ठीक है, तो यहाँ से जीन पूल को उठाया गया, म्यूटेशन को उठाया गया, म्यूटेशन भी था, इन सब को एक साथ जोड़ा गया। अब उसी को हम बोलते हैं सिंथेसिस अप्रोच, और उससे जो चीज़ क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, तो मैं उसे अभी बताऊंगा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का अप्रोच क्या है और उसके थ्रू कैसे जो है नए ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं वो कैसे एक्सप्लेन करता है। ठीक है, मॉडर्न सिंथेटिक अप्रोच। ठीक है, तो हम उसको अब देखेंगे मॉडर्न सिंथेटिक अप्रोच क्या है।